जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सबसे पहले कल हम जो वीडियो बनाए थे तो उसमें वीडियो आपको कैसा लगा, इससे ज़्यादा कमेंट हैप्पी टीचर्स डे का था। तो आप सभी को धन्यवाद, आप हमें शिक्षक मानते हैं और मानने के लिए आप लोगों ने बहुत सा शुभकामनाएं हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया। सभी का रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल था, बट जितना हो सका मैंने सबको पर्सनल रिप्लाई करने की कोशिश की, सभी के कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद अगर भी कोई किसी को रिप्लाई नहीं कर पाए हैं तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन आप सभी ने बहुत ही प्यार दिखाया और आप हमें शिक्षक मानते हैं। और शिक्षक मैं अभी कभी नहीं मानता हूं कि आप मेरे शिष्य हैं, आप मेरे जो है हम आपके टीचर हैं। बस एक कह सकते हैं कि एक तरह से मार्गदर्शक जो होता है, जितना हमसे बन पड़ता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव है, उसके अनुसार जितना होता है हम आपको 100% देने की कोशिश करते हैं। और आगे भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए मेरा जो है हमेशा 100% आपके लिए रहेगा। और आप लोग भी बहुत प्यार दे रहे हैं, हमको ये पता है। कभी भी अपने चैनल पर ये बात नहीं कहते कि हमको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और बहुत लोगों को, सभी लोगों को, आप सभी को धन्यवाद, आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमें। और बहुत लोगों ने शुभकामनाएं, जो लोग भी हैप्पी टीचर्स डे की शुभकामनाएं दी, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आपको बताते चले कि आप लोगों ने कहा था कि सर जो पेडागोजी सेक्शन है, अर्थात जो शिक्षण कला है, शिक्षण कला से संबंधित कुछ टेस्ट को करा दीजिए। आप सभी को नहीं पता तो हमने जो है पूरे 30 वीडियो जो है शिक्षण कला एवं रीजनिंग पर एसटीटी री एग्जाम को टारगेट करते हुए बना दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए, आप वहाँ से जाइएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे प्लेलिस्ट के लिंक से हमारे डेज 1 से लेकर डेज 30 तक के वीडियो को देख लीजिएगा। और आज आप सभी के एंड पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है शिक्षण कला के संदर्भ में क्वेश्चन का। मतलब कि ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको अवधारणा के साथ में हम आपको बताएंगे। मतलब उस क्वेश्चन से सिर्फ आंसर ही आपको नहीं पता चलेगा, बल्कि उस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो उससे अन्य क्वेश्चन को पकड़ने की क्षमता आप में विकसित होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है, वीडियो को थोड़ा सा आराम से, ध्यान से और समझ के साथ में देखिएगा, क्योंकि अगर आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा तभी आप शिक्षण के क्वेश्चन को समझ पाएंगे। और हमारा उद्देश्य यह है कि हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं, केवल उतना क्वेश्चन को आप न समझें, बल्कि उस क्वेश्चन को समझते हुए अन्य क्वेश्चन को समझने की क्षमता आप में विकसित हो। मेरा उद्देश्य ये है और इसलिए हम ये वीडियो बनाए हैं। तो सबसे पहले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपना सकारात्मक कमेंट देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वही हमारी ताकत है और वही हमारा ऊर्जा है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है और क्वेश्चन कहता है कि शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ क्या है। उसका मुख्य लाभ क्या होता है कि छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे। मतलब कि अगर एक टीचर को क्यों ज़रूरी है अपने छात्र का नाम जानना। क्या बच्चों का नाम आप जान जाएंगे तो छात्र आप गलत कार्य करने से डरेंगे। या ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि छात्र अनुशासित रहेंगे, नाम जानने से छात्र अनुशासित रहेंगे। या छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। या उपरोक्त सभी। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल आपके सामने। तो देखिए, शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य सबसे बड़ा लाभ ये होता है, सबसे बड़ा लाभ इसका यह होता है कि आपको बताते चले कि छात्रों के साथ शिक्षा का संबंध बढ़ता है। और मनोविज्ञान में यह बातें स्पष्ट रूप से कही गई है कि अगर आप एक टीचर को बच्चों के साथ में हमेशा मित्रवत संबंध रखना चाहिए, फ्रेंडशिप रिलेशन रखना चाहिए। क्योंकि वो रिलेशन रखने से होता क्या है कि बच्चे अपने सारे प्रॉब्लम को आपको कहने लगेंगे। और जब उनके समस्याओं को आप सुनेंगे, समझेंगे, कि मित्रवत व्यवहार करेंगे, तब उसका जो डेवलपमेंट होगा वो बहुत ही बेहतर तरीके से होगा। इसीलिए छात्रों के नाम जानने का सबसे जो है मुख्य जो लाभ है, सबसे बढ़िया जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो है छात्रों के साथ में शिक्षा का संबंध बढ़ता है। मतलब कि बच्चों के साथ में एक बिटवीन रिलेशन हो जाता है शिक्षक का, ठीक है। और उससे उसका समस्या जो भी है वो दूर करने में काफ़ी आसानी मिलता है और बच्चे अपने प्रॉब्लम को, अपने समस्या को आपके पास कह पाते हैं। ये भी सबसे बड़ा लाभ है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप इसमें याद रखिएगा कि मनोविज्ञान में यह बातें कहा गया है कि छात्रों के साथ जो है शिक्षक को हमेशा मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, फ्रेंडशिप बिहेवियर होना चाहिए उसके साथ में, ताकि शिक्षक जो होता है
बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है साइकोलॉजी के फैक्ट में कि शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान रखिएगा कि बच्चे का नाम जब शिक्षक जान जाता है तो उसके बीच में एक मित्रवत रिलेशन हो जाता है, बिटवीन रिलेशन होता है, और बच्चे अपने सारे समस्याओं को टीचर को कहने लगते हैं और टीचर भी उनके समस्याओं को सुनने लगता है। इससे बच्चों को काफ़ी लाभ मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, फ्रेंडशिप रिलेशन होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कक्षा में शिक्षक क्रम संख्या बोलकर छात्र ही हाजिरी लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, कक्षा में शिक्षक क्रम संख्या बोलकर छात्र की हाजिरी लेते हैं। यहाँ पर होगा कि छात्र की हाजिरी लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, यह तरीका उत्तम है क्योंकि इसमें समय कम लगता है। यह तरीका लोकप्रिय है क्योंकि सभी स्कूलों में ऐसा होता है। यह तरीका अच्छा नहीं है, इससे शिक्षक के साथ छात्र का सीधा संबंध नहीं बन पाता। और ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि यह तरीका अच्छा नहीं है, इस तरह से हाजिरी लेते समय कई बार 2 क्रमिक छात्र एक साथ बोल पड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कक्षा में शिक्षक क्रम संख्या बोलकर, मतलब कि सीधा सीधा रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, इस तरह से अगर क्रम संख्या बोलकर अगर हाजिरी लेता है तो ये जो है यह तरीका अच्छा नहीं है, इससे शिक्षक के साथ में छात्र का सीधा संबंध नहीं बन पाता है। अगर आप किसी बच्चों को नाम लेकर के अगर रोल नंबर उसका बुलाते हैं, मतलब नाम लेकर के बोलते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज डेट आप क्लास में जाते हैं, क्लास में जाकर आप बोलते हैं संतोष कुमार, अनिल कुमार, सूरज कुमार, तो बच्चा बोलेगा प्रेजेंट सर या यस सर। ठीक है, तो उसके साथ एक अलग संबंध बनता है। ठीक है, आप तो सबसे पहला फ़ायदा आपको ये होगा, सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि छात्र का आप नाम जान पाएंगे प्रत्येक दिन। वह जब आप अटेंडेंस लेंगे नेम के द्वारा तो बच्चे के साथ में आपका संबंध अच्छा होगा। और धीरे धीरे ये बातें मनोविज्ञान में कही भी गई है कि जब आप छात्रों का नाम जान जाएंगे तो आपके साथ में उसका मित्रवत संबंध रहेगा और बच्चे अपने समस्याओं को कह पाएंगे। ये बात हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, तो यह जो है आप जो है क्रम संख्या से अगर हाजिरी लगा रहे हैं, ठीक है, अगर आप जो है अटेंडेंस जो है क्रम संख्या बोलकर सीधा रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 लेकर के अगर लगा रहे हैं तो वो अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें शिक्षक के साथ में छात्र का सीधा संबंध नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अब देखिए आपको बता रहे हैं क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं, इस क्वेश्चन के केवल आंसर से मतलब मत रखिएगा। हमारा उद्देश्य केवल इसका आंसर बताना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य यह है कि क्वेश्चन के अवधारणा को समझाना, ताकि आप हमारे बात को जब सुने रहेंगे तभी आप दूसरे क्वेश्चन को भी पकड़ पाएंगे। हम कितना क्वेश्चन आपके साथ करा सकते हैं, 100 करा सकते हैं, 200 करा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं करा सकते हैं। लेकिन पेडागोजी में जब तक आप उसके अवधारणा को नहीं समझेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके आप अवधारणा को समझिए कि हम कहना क्या चाहते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो बोलेंगे उसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि संकोची प्रवृत्ति यहाँ पर देखिए, संकोची और शर्मीले छात्रों को कक्षा के शिक्षण कार्य में भाग लेने की प्रेरणा देने का उपाय यह है कि, देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, संकोची और शर्मीले छात्रों को कक्षा के शिक्षण में कार्य में भाग लेने में प्रेरणा देने का उपाय है कि अगर कोई संकोची छात्र है, कोई शर्मीला छात्र है जो कभी भी शिक्षण कार्य में भाग नहीं लेता है, तो उसको कैसे मोटिवेट हम करेंगे कि वह शिक्षण कार्य में भाग ले। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि उनको गृह कार्य में मुक्त रखा जाए, मतलब उसको गृह कार्य दिया ही नहीं जाए। या ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि उनको कक्षा में अपनी रुचि के विषय पर कुछ बताने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। या ऑप्शन नंबर 3 कहता है यदि वह किसी प्रश्न का उत्तर न दे सके तो उन्हें शर्मिंदा किया जाए। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि उनको विशेष स्नेह दिया जाए। स्नेह का मतलब होता है उन्हें विशेष प्यार मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा कि उनको कक्षा में अपने रुचि के विषय पर कुछ बताने को प्रोत्साहित किया जाए। देखिए सिंपल सी बात समझिए, अगर कोई बच्चा संकोची है, शर्मीला छात्र है, ठीक है, बहुत ज़्यादा शर्माता है, संकोची है, कुछ बोल नहीं पाता, तो उसको हम कैसे मोटिवेट करेंगे, उसको हम कैसे अभिप्रेरित करेंगे। ठीक है, और प्रेरणा जो आपको दिख रहा है ना, अभिप्रेरणा एक ऐसा चीज़ होता है जो बच्चों को काम करने के लिए कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। मतलब मोटिवेशन पढ़ाई को करने के लिए काफ़ी आवश्यक है। किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन
मोटिवेशन का होना आवश्यक है। मोटिवेशन एक्चुअल में दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा सकारात्मक मोटिवेशन और दूसरा होता है हमारा नकारात्मक मोटिवेशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव मोटिवेशन और दूसरे को हम लोग बोलेंगे निगेटिव मोटिवेशन। अब पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होता है, निगेटिव मोटिवेशन क्या होता है, इसको समझिएगा। अगर मान लीजिए कोई छात्र अपने आप से मोटिवेट होता है और अपने आप से उस कार्य को करने की इच्छा शक्ति में बढ़ावा उसको होता है, एक तरह से एनर्जी मिलता है मोटिवेशन से। तो जब छात्र स्वयं अपने आप से मोटिवेट होते हैं तो वह उसका सकारात्मक मोटिवेशन होता है। लेकिन किसी बाह्य फोर्स के द्वारा, बाह्य बल के द्वारा जब कोई स्टूडेंट मोटिवेट होता है उसे हम लोग नकारात्मक मोटिवेशन कहते हैं। सपोज डेट अगर मान लीजिए कि आपका दोस्त जो है आईएएस ऑफिसर बन गया, ठीक है, और आपका दोस्त आईएएस ऑफिसर बना तो आपके दिमाग में ये बात आया उसके आईएएस ऑफिसर बनने के बाद में कि मेरे ही साथ पढ़ता था और वो आईएएस ऑफिसर बन गया, कितना मेहनत किया होगा, तो हम उसके साथ पढ़े हुए हैं तो हम क्यों नहीं आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। मतलब आप में वो जो मोटिवेशन है कि नहीं हम करेंगे और हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे, उसको देखकर आपको मोटिवेशन आया। मतलब कि वो आपका कौन सा मोटिवेशन है, सकारात्मक मोटिवेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको एक और उदाहरण बता रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पापा एक रिक्शा चालक है और रिक्शा चालक का अगर आप एक दिन पेपर में आप देखें कि रिक्शा चालक का बेटा बना आईएएस, तो उस बच्चा के दिमाग में यह बात आया कि हमारे भी पापा जो है एक रिक्शा चालक है और एक रिक्शा चालक का बेटा भी आईएएस बन सकता है, हम भी बनेंगे, हम भी अपने पापा को जो है बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और आगे चलकर उनको सुख सुविधा देंगे, इसके लिए हम आईएएस बनेंगे तो बनेंगे। अब वह बिल्कुल जो है अपने कार्य के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हो जाता है और कार्य को करने के लिए एकदम अग्रसर हो जाता है, बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो वह उसका क्या है, सकारात्मक मोटिवेशन है जो उसको स्वयं आया है, अपने आप आया है। लेकिन नकारात्मक मोटिवेशन की बात करें तो नकारात्मक मोटिवेशन किसी बाह्य फोर्स के द्वारा आता है, कोई कहेगा तब आप में भी प्रेरणा आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में जो है, आपके घर में मान लीजिए आपके जो है अंकल का लड़का जो है आईएएस ऑफिसर बन गया, तो आपके पापा जो है उसको देखकर अब आपको बोल रहे हैं कि वह देखो वो आईएएस ऑफिसर बन गया, तुम भी जाओ, तुम भी दिल्ली पढ़ने जाओ, तुम भी जो आईएएस ऑफिसर बन गया, तुमको पढ़ना होगा, तुमको करना होगा। तब ये बाह्य फोर्स के द्वारा, कौन फोर्स कर रहा है, इसके पापा फोर्स कर रहा है। अब उस फोर्स के द्वारा इस बच्चा को लगा कि नहीं अब हमको भी बनना है, तो ये उसका नकारात्मक मोटिवेशन होता है। नकारात्मक मोटिवेशन ज़्यादा सफल नहीं होता है, सकारात्मक मोटिवेशन ज़्यादा सफल होता है। इस टर्म्स को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको ध्यान रखना है कि ये संकोची और शर्मीली छात्रों को कक्षा के शिक्षण कार्य में भाग लेने के लिए प्रेरणा देने का उपाय क्या है। मतलब अगर कोई संकोची शर्मीला छात्र है, अगर उसको मोटिवेट करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि उनको कक्षा में अपनी रुचि, उसके अपने इंटरेस्ट के अनुसार, जिसमें उसका इंटरेस्ट है उस विषय से कुछ जो है बताने के लिए प्रोत्साहित करें। मतलब ये आप कहिए कि तुम जो जानते हो उसी के बारे में बताओ, ठीक है। अगर कोई बच्चा नहीं बोलना चाहता है तो उसको स्पष्ट रूप से ये बात कहिए कि तुम जिस चीज़ के बारे में जानते हो, जो जानते हो उसी के बारे में बताओ। तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चा वह उसके चीज़ के बारे में बोलेगा और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसको बोलने की आदत विकसित होगा। और दूसरे दिन अगर आप नहीं जानने वाले भी चीज़ आप उससे पूछेंगे तो फिर भी उसका उत्तर वह दे पाएगा। तो एक बहुत अच्छा तरीका है, एक शिक्षक को करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो छात्र रटते हैं उनमें बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि इस बात का विवेक नहीं होता है कि क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि उसमें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती है। और ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि उनके लिए परीक्षा पास कर पाना कठिन नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए रटने की प्रवृत्ति की जहाँ तक बात की गई तो सबसे पहले समझिए कि रटने की प्रवृत्ति NCF 2005 में, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसको कहते हैं। हिंदी में हम इसे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 कहेंगे। और 1993 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 21 देश के शिक्षाविदों के द्वारा यह सिफारिश तैयार किया गया था। और इस NCF में यह बात कहा गया है, उस सिफारिश में यह बात कहा गया है कि बच्चे को रटंत विद्या पर जोर नहीं देना है, उसको अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना है, समझने पर जोर देना है, अर्थात रटने की प्रवृत्ति उसमें नहीं बढ़ाना है। तो सिंपल सी बात समझिए कि जो छात्र रटते हैं उनमें इतना समझ लिए कि उनको मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती, मतलब वो थिंकिंग नहीं कर पाएगा। रटने वाला जो छात्र होता है वो बिल्कुल रट्टू प्रवृत्ति का हो जाएगा। जितना दिन उसको चीज़ याद है उसके बाद वो भूल सकता है। एक तरह से कह सकते हैं कि
थिंकिंग नहीं कर पाता है, उसका थिंकिंग पावर डेवलप नहीं हो पाता है ना। तो सबसे बड़ा कमी यही हो जाता है रटने वाले छात्र में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो छात्र रटते हैं उसमें जो है मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ में हम लोग जाएंगे। ये है कि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक वह पढ़ना आपका सार्थक नहीं होगा। जब तक आप थिंकिंग नहीं करेंगे, जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे, तब तक वह पढ़ना आपको सार्थक नहीं होगा। एनसीएफ के बारे में 2-3 टर्म आप याद रखिएगा। इसको हम लोग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहते हैं, हिंदी में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कहते हैं। और अगर अभी तक का सबसे नवीनतम रिपोर्ट पाठचर्या के क्षेत्र में जो है वह एनसीएफ 2005 है। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में प्रोफेसर यशपाल ने अपना एक कमेटी गठित किया 1993 में, और उसी में उन्होंने 21 देश के शिक्षाविद को बुलाया और सभी से अपना सिफारिश मांगा, और वही सिफारिश आज के डेट में एनसीएफ 2005 के अंतर्गत में हमारे सामने प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन ज़्यादा कराना मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि हम आपको एक क्वेश्चन कराए तो उससे हमारा कम से कम 10 क्वेश्चन पकड़ाना चाहिए, 10 क्वेश्चन आपको पकड़ में आना चाहिए। मेरा उद्देश्य ये है, हज़ार क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप क्वेश्चन के अवधारणा कंसेप्ट को आप नहीं समझ पाएंगे, 500 क्वेश्चन कर लीजिए, शिक्षण में कुछ नहीं हो पाएगा आपका, जब तक उसके कंसेप्ट को आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, शिक्षक अभिभावक संघ का महत्व इसलिए है कि छात्र अपने माँ बाप के साथ अध्यापक से मिलते हैं। अभिभावकों और शिक्षकों दोनों को एक दूसरे यहाँ पर लिखा हुआ एक दूसरे के समस्याएं जानने का अवसर मिलता है। छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक और अभिभावक मिलकर विचार करते हैं और रास्ता निकालते हैं, और इनमें से विद्यालय प्रबंध सुधरता है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? अब देखिए, छात्र अभिभावक संघ, जैसे आप पेरेंट्स मीटिंग का नाम सुने होंगे, छात्र अभिभावक संघ, तो पेरेंट्स मीटिंग क्यों करा जाता है? ठीक है, पेरेंट्स मीटिंग कराने के पीछे कारण ये है कि छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक और अभिभावक मिलकर विचार करते हैं और रास्ता निकालते हैं। सिंपल सी बात। देखिए, पेरेंट्स मीटिंग में क्या होता है कि आपके बच्चे का प्रोग्रेस को दिखाया जाता है कि आपका बच्चा शुरू में आया था तो इसका क्या प्रोग्रेस था, अभी प्रेजेंट में इसका क्या प्रोग्रेस है, किस चीज़ में कमी है। मतलब समझिए कि पूरा पोर्टफोलियो उसके सामने रखा जाता है, गार्जियन के सामने, पेरेंट्स के सामने, कि आपका बच्चा मैथमेटिक्स में कमज़ोर है, विज्ञान में कमज़ोर है। तब वह अभिभावक बोले कि सर इसके लिए हम क्या करें, कुछ एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाना पड़ेगा, या कौन सा उपाय है, या प्रॉब्लम सोल्व कैसे होगा सर बताइए। तो उससे फ़ायदा यही होता है कि छात्रों की समस्या को पहले समझ लेता है छात्र, अभिभावक और अध्यापक दोनों, और उसके छात्रों को समस्या को समझने के बाद में उसको कैसे हल करना है, उसका कैसे रास्ता निकालना है, वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स मीटिंग से मिलता है। ठीक है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 3 के साथ में जाएंगे। इसीलिए छात्र अभिभावक संघ का महत्व किस लिए है कि छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए, और अध्यापक और अभिभावक मिलकर विचार करते हैं कि उसका रास्ता निकालना है। ठीक है, अब आपको ऑप्शन कैसे छटेगा? देखिए, छात्र अपने माँ बाप के साथ में अध्यापक से मिलते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्या पेरेंट्स मीटिंग इसलिए रखा जाता है क्या कि छात्र अपने माँ बाप के साथ में अध्यापक से मिले? अभिभावकों और शिक्षकों दोनों एक दूसरे की समस्याएं जानने का अवसर मिलता है, ये थोड़ा देर के लिए आप सही मान सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, इससे विद्यालय प्रबंध सुधरता है। विद्यालय प्रबंध का कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 और 3 दोनों ऑप्शन सही है। अब आपको देखिए, शिक्षा नहीं है, पेडागोजी यही है कि यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन आपका सही है, लेकिन अब आपको इस दोनों में ढूंढना ये पड़ेगा कि कौन ज़्यादा सही है ना। ये दोनों का दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि शिक्षक अभिभावक संघ का महत्व इसलिए है कि अभिभावक और शिक्षक दोनों को एक दूसरे की समस्याएं जानने का अवसर मिलता है। लेकिन देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में क्या कह दिया है, समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक और अभिभावक मिलकर विचार करते हैं और रास्ता निकलता है। मतलब इसमें समस्या जान भी जाता है और उसका रास्ता भी निकलता है। तो मजबूत ऑप्शन तो हमारा यही है ना। अब यहाँ पर केवल बीमारी जानने की बात हो रही है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में जो है केवल बीमारी को जानने की बात हो रही है, और ऑप्शन नंबर 3 में बीमारी को जानने के बाद उसका क्या उपचार होना चाहिए उसकी बात हो रही है। तो दोनों में डीपली कौन सा है, आप खुद सोचिए। बिल्कुल
ये आपको व्यवहारात्मक तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं। दोनों में सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 है, इसीलिए ये राइट हो जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी शिक्षण में दो ऑप्शन एक जैसा लगे, और अधिकांशतः शिक्षण में ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे आपको कि दोनों ऑप्शन लगा कि ये भी सही है और वो भी सही है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ता है कि कौन ज़्यादा सही है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ टर्म में आपको ये भी ध्यान देना है कि कभी कभी क्या होता है कि उपरोक्त ऑप्शन आगे वाले ऑप्शन में समाहित होता है, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर 2 समाहित था, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 के साथ चले गए। ठीक है, तो सिंपल सा ये सब टर्म्स आपको याद रखना है। शिक्षण क्या एक प्रकार का समझ होता है, एक प्रकार का अंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है, आप समझ जाएंगे तो शिक्षण आपसे बन जाएगा। रटने से शिक्षण कभी नहीं होगा। हजारों क्वेश्चन कर जाइए, किताब रट जाइए, सेट रट जाइए, कोई मतलब नहीं उसे, जब तक आप उसके अवधारणा को नहीं समझेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है कि अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ यह सकता है कि बच्चों की उपलब्धियों व लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हों। शिक्षक अभिभावक को समझाए कि उसने बच्चों को किस आधार पर कितने अंक दिए हैं। ऑप्शन नंबर 3 कहता है अभिभावक अध्यापक को बच्चे का पूर्व वृत्त बताएं, और अभिभावक अध्यापक के पूछे कि बच्चे का गृह कार्य पूरा करने में वह कैसे तथा कितनी सहायता करे। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा आप बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आया कि अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा जो लाभ होता है कि बच्चे की उपलब्धियाँ, अचीवमेंट, कहाँ तक बच्चा सीखा है, कहाँ तक नहीं सीखा है, उपलब्धियाँ और लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हो। अब ये मीटिंग करने से सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि सबसे पहले तो यह जानने हमको मौका मिलता है कि हाँ बच्चा अभी तक क्या अचीवमेंट किया है, क्या अचीव किया है, क्या उपलब्धि उसके पास हासिल हुआ है, और उसके बाद में उसके एम को भी हम लोग जान सकते हैं, लक्ष्य के बारे में भी जान सकते हैं, और उसके बाद में थोड़ा बहुत आपको अभिभावक और अभिभावक दोनों से सहमत मिलता है कि हाँ ये करना इसके लिए ठीक होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इस मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ यही, इसीलिए हम लोग किसके साथ में जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 के साथ में जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें इस सब में आपको ऑप्शन, इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन छांटना एकदम बिल्कुल आसान है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, शिक्षक अभिभावक को समझाए कि उसने बच्चों को किस आधार पर कितने अंक दिए हैं। क्या मीटिंग इसलिए रखा जाता है क्या कि हाँ अभिभावक जो है जाकर पूछे कि आप बताइए कि इस हमारे बच्चा को मैथ में क्यों इतना नंबर दिए, किस आधार पर दिए। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अभिभावक अध्यापक को बच्चे का पूर्व वृत्त बताए, कि मतलब ये समझ लीजिए कि क्या मीटिंग इसीलिए रखा जाता है कि अभिभावक बताए कि हाँ सर पहले यह बच्चा कैसा था। ऑप्शन नंबर 4 कहता है अभिभावक अध्यापक से पूछे कि बच्चे का गृह कार्य पूरा करने में वह कैसे तथा कितनी सहायता करे। अब यहाँ पर देखिए अभिभावक जो है अध्यापक से पूछे, अब मतलब मीटिंग इसलिए रखा जाता है क्या, गार्जियन जा कर के टीचर से पूछे कि सर हम इसको गृह कार्य करने के लिए कितना समय दे, कि किस चीज़ पर ध्यान दे। नहीं, ये सब चीज़ें आपको ऑप्शन ऑटोमेटिक, ये सब नकारात्मक ऑप्शन है, पॉजिटिव आंसर की तरफ जाना है। शिक्षण में आपको सिंपल सी बात, एक ऐसा ऑप्शन चुनिए जिसमें बच्चा को लाभ मिले, जिसमें बच्चा को फ़ायदा मिले, जिसमें बच्चा को ज़बरदस्त लाभ मिल रहा है, वो ऑप्शन 100% शिक्षण में सही होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, हमेशा नकारात्मक ऑप्शन कभी भी शिक्षण में सही नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव आंसर जो है शिक्षण में सही होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसी आधार पर आप क्वेश्चन बनाएंगे, समझते चलेंगे, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा चीज़ें एकदम, आप जो है ना विश्वास रखिएगा इस चीज़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों का मासिक रिपोर्ट भेजने से शिक्षकों को गप्पे हाँकने का वक्त मिल जाता है, शिक्षक को और लोकप्रिय बनाता है, शिक्षकों को और अभिभावकों का संबंध बना रहता है, छात्र के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व कम हो जाता है। किसके लिए कर रहा है, शिक्षक को द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों का मासिक रिपोर्ट भेजने से। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर अब जो है एक टीचर अभिभावक के पास में जब उसका मंथली रिपोर्ट जब भेजता है तो उससे क्या होता है, देखिए उसका क्या मतलब है। तो उसका मतलब ये है कि आप समझना है कि शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध
बना रहता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, शिक्षक को गप्पे हाँकने का वक्त मिलता है, बिल्कुल गलत हो गया। शिक्षक को अलोकप्रिय बनाता है। ये अलोकप्रिय कैसे बनाता है? वो तो लोकप्रिय बनाता है कि हाँ सर, आप मासिक रिपोर्ट देते हैं हमारे बच्चों का, कि प्रत्येक दिन रिपोर्ट, प्रत्येक माह में रिपोर्ट कैसा रहा। छात्र के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व तो कम हो जाता है। ये बिल्कुल गलत, सारे के सारे नकारात्मक। छात्र क्या रिपोर्ट भेजने से छात्र के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व कम हो जाता है क्या? नहीं। तो इस ऑप्शन में, इस चारों ऑप्शन में आप खुद सोचिए कि सकारात्मक ऑप्शन क्या होता है। अगर हम एक टीचर हैं, अगर अभिभावक को हम लोग मासिक रिपोर्ट भेजेंगे तो एक तरह से एक बिटवीन रिलेशन बनता है छात्र और अभिभावक के बीच में, और एक अभिभावक का भरोसा होता है शिक्षक के ऊपर कि हाँ सर जो है हमारे बच्चों के लिए रिस्पॉन्स लेते हैं और प्रत्येक माह हमारे लिए मंथली रिपोर्ट, हमारे बच्चों के लिए मंथली रिपोर्ट, और हमको जानने का मौका भी मिलता है कि हमारे बच्चे पिछले महीने में क्या प्रोग्रेस था और अभी इसका क्या प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, और बाकी सब आपको नकारात्मक ऑप्शन है। पॉजिटिव आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है, इसीलिए 243 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमको कुछ नहीं चाहिए, ना लाइक चाहिए, ना सब्सक्राइब चाहिए, ना शेयर चाहिए। हमको ये सबसे कोई ज़रूरत नहीं है। हम कभी आपको बोलते भी नहीं है कि आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, जो भी है आपके मन के ऊपर है। आप अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक कर सकते हैं, अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं। लेकिन एक बात हम ज़रूर कहेंगे कि STT का एग्ज़ाम है। चैनल मेरा अभी नया नया खुला है, बस 15 दिन पहले हमने इस पर एक्टिव हुआ है। चैनल तो बहुत पहले से था, लेकिन एक्टिव हमने 15 दिन पहले से ही किया है, और बहुत बढ़िया आप लोग का रिस्पांस आ रहा है। मतलब एकदम ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हैं। हमको अच्छा लगता है, और मोटिवेशन हमको वहीं से मिलता है। तभी तो हम आपके लिए वीडियो बनाकर चिल्ला कर वीडियो बनाते हैं। तो एक प्रकार से आपका सकारात्मक मोटिवेशन हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। आप शेयर उनके पास ज़रूर कर दीजिएगा जो बच्चे STT का तैयारी कर रहे हैं, ताकि हो सके इस वीडियो से उनको बहुत अधिक लाभ मिल जाए। ठीक है, बस इतना सा रिक्वेस्ट है, बहुत ही छोटा रिक्वेस्ट है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बालकों को गृह कार्य दिया जाता है, मतलब बालक को हम लोग होमवर्क क्यों देते हैं? बालकों को दंड देने के लिए, या कक्षा अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए, या विद्यालय की गंभीरता को संदेश देने हेतु, बालकों को घर में व्यस्त रखने हेतु। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल कट जाएगा। छांटना ऐसे ही है, शिक्षण के क्वेश्चन को ऐसे ही छांटा जाता है। बालकों को होमवर्क क्यों दिया जाता है? क्या बालक को दंड देने के लिए होमवर्क दिया जाता है क्या? ये बिल्कुल गलत बात है। बालक को घर में व्यस्त रखने हेतु होमवर्क दिया जाता है क्या? बिल्कुल गलत बात है। अब बच गया हमारे पास कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने है, जो निगेटिव आपको ऑप्शन दिखे उसको पहले ही आप काट दीजिए। ठीक है, और जो आपको पॉजिटिव दिखे तब उसमें आप विचार करना प्रारंभ कीजिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा ऑप्शन कहता है कक्षा अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए और विद्यालय की गंभीरता को संदेश देने हेतु। मतलब कि क्या होमवर्क इसलिए देते हैं कि हाँ हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, हमारे स्कूल में होमवर्क मिलता है, या कक्षा के अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए, मतलब कि मजबूत करने के लिए। कक्षा अधिगम का मतलब ये होता है कि क्लास में जो आप लर्निंग कराए हैं, अधिगम को हम लोग बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग इसको लर्निंग कहते हैं और हिंदी में अधिगम कहते हैं। इसी को हम लोग सीखना कहते हैं। ठीक है, आप लोगों से एक सवाल है, आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में इस पर बहुत ही अधिक चर्चा किया है। पिछला जो भी वीडियो हम बनाए शिक्षण कला से संबंधित, अगर आपको नहीं पता है तो हमने अभी तक 30 वीडियो शिक्षण कला का बना दिया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, जाकर देख लीजिएगा सभी वीडियो को, डेज 1 से लेकर डेज 30 तक। और आप लोगों से एक सवाल है कि अधिगम किसे कहते हैं? आप सभी B.Ed किए होंगे, सभी बैचलर ऑफ एजुकेशन है, सभी लोग टीचर हैं, तो आपको एक सवाल का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में देना है कि व्हाट इज़ लर्निंग, अधिगम क्या होता है। ठीक है, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट है। मतलब कि कक्षा अधिगम जो भी बच्चों को क्लास में जो सिखाया गया है उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हम लोग गृह कार्य देते हैं, मेन उद्देश्य यह रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक सफल अध्यापक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। एक जो सफल अध्यापक है उस सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? परीक्षा उत्तीर्ण करने में बालकों की सहायता करना, अच्छा खिलाड़ी बनने हेतु बालकों की सहायता करना, बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना, बालकों में पुस्तकों के प्रति प्रेम पैदा करना। सबसे अच्छा उपाय क्या है? देखिए एक सफल जो अध्यापक होता है ना,
अब यहाँ पर देखिए, परीक्षा उत्तीर्ण करने में बालकों की सहायता करना, ये एक सफल अध्यापक का कभी भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, क्योंकि एनसीएफ में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में यह बातें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बच्चों को शिक्षा टीचर कभी इस उद्देश्य से नहीं देता है कि हाँ बच्चों को अच्छा नंबर परीक्षा में लाना है, या केवल हम इस उद्देश्य से इसको शिक्षा दे रहे हैं कि यह परीक्षा में बढ़िया नंबर लाए। यह उद्देश्य एक टीचर का कभी नहीं हो सकता है, ध्यान रखेंगे। और एनसीएफ में यह बातें स्पष्ट रूप से कही गई है कि आपको जो है बच्चा को सिर्फ नंबर लाने के लिए, उत्तीर्ण कराने के लिए, पास कराने के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाना है, बल्कि बच्चों में एक तरह से हम कह सकते हैं कि चिंतन की योग्यता का विकास करना, एक थिंकिंग की योग्यता, थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाइए आप। और उसमें आप यह कह सकते हैं कि उसका कैसे चिंतन बढ़ेगा, कैसे चिंतन उसका विकसित होगा, कैसे उसका थिंकिंग पावर में वृद्धि होगा, इस चीज़ से संबंधित है हमारा कहीं ना कहीं एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग किसके साथ में जाएंगे? 3 के साथ में जाएंगे। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1, 2 कैसे छट गया? परीक्षा उत्तीर्ण कराने के लिए कभी नहीं होता, ध्यान रखेंगे। परीक्षा उत्तीर्ण कराने के लिए एक शिक्षक सबसे अच्छा काम ये नहीं है कि हाँ बच्चों को इसलिए पढ़ाए कि वो परीक्षा में पास कर जाए। अच्छा खिलाड़ी बनाने हेतु बालकों की सहायता करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 4 देखिए, बालकों में पुस्तकों के प्रति प्रेम पैदा करना और बालकों में चिंतन की योग्यता करना। देखिए इसमें भी आपको जो है ऑप्शन नंबर 1 कट गया, ऑप्शन नंबर 2 कट गया, ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों सही है। अब एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि हाँ आप ऐसा पढ़ाएं कि बच्चों को एक पुस्तक से प्यार हो जाए, पुस्तक से प्रेम हो जाए, ठीक है, और बच्चे पढ़ाई की तरफ आकर्षित हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए। लेकिन उसके पहले आप जो है, प्रेम के पहले आप जो है अगर बच्चों में चिंतन की योग्यता को विकास कर देंगे, अगर आप उसका थिंकिंग डेवलपमेंट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं वह चीज़ ऑटोमेटिक उसको जो है पुस्तक से प्रेम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 3 के साथ में जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 को छोड़ देंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 हमारा ज़्यादा मजबूत आंसर है। आपको बताए हैं कि जब भी 2 ऑप्शन हमारे सामने आए तो आपको ढूंढना ये बातें हैं कि इसमें से सबसे मजबूत आंसर कौन सा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिक्षण का पहला चरण है, ठीक है, शिक्षण का पहला चरण होता है, क्या होता है देखिएगा, पहले से योजना बनाना, पाठ सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों के बैकग्राउंड को जानना और कोई नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा बताइएगा। अब देखिएगा इसमें आपको जो है शिक्षण का पहला चरण है, तो पहले से योजना बनाना, पाठ सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों के बैकग्राउंड को जानना और कोई नहीं। सबसे आपका पहला स्टेप क्या होता है शिक्षण के संदर्भ में? तो सबसे पहला हमारा स्टेप ये होता है कि पहले आपको योजना बनाना है। जब भी आप टीचिंग कराने जाएं तो सबसे पहले आपका प्लानिंग होना चाहिए, आपके पास प्लान होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। इसीलिए आप जब आप बीएड किए होंगे तो उस समय आपको जो है लेसन प्लान बनाने का ढंग सिखाया गया होगा। ठीक है, उस समय लेसन प्लान को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पाठ योजना। पाठ योजना बनाए होंगे और एक अच्छे शिक्षक वही होते हैं जो क्लास में जाने के पूर्व पाठ योजना बनाते हैं। और पाठ योजना से सबसे बड़ा लाभ आपको मिलता है, ये बातें हैं कि पाठ योजना से आप सभी जितने भी आपको जो है जो क्लास में जो भी रूल रेगुलेशन है उस सबको एक टाइम के थ्रू आप फॉलो कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कितना टाइम में हमको जो है प्रकरण लिखना है, कितना टाइम हमको लेक्चर देना है, कितना टाइम बच्चों से प्रश्न पूछना है, कितना टाइम बच्चों से फीडबैक लेना है, कितना टाइम में हमको दत्कार देना है, कितना टाइम में हमको होमवर्क देना है, सब फिक्स रहता है। तो एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है लेसन प्लान। लेसन प्लान आप लोग बनाए भी होंगे जब बीएड किए होंगे उस समय, है ना। तो सबसे फर्स्ट चरण यही होता है शिक्षण का, टीचिंग का, कि पहले आपको योजना बनाना। ठीक है, पहले से योजना बनाना, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली
शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है। अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया कार्य विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है। विद्यार्थी पूरे वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग याद कर सकता है। विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। अब इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, एक शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा हम लोग टेस्ट क्यों लेते हैं, परीक्षा एग्ज़ाम क्यों लेते हैं। एग्ज़ाम लेने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि क्या विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है, इस चीज़ को जांचने के लिए हम लोग परीक्षा लेते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया कार्य विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत कर रहा है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है आंसर, ठीक है, ये पॉजिटिव है, चलेगा। विद्यार्थी पूरे वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग याद किए, ये तो बिल्कुल नहीं। याद करने वाला काम, रटने वाला काम हमेशा शिक्षण में गलत होता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 का विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। अब देखिए आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन और 3 नंबर ऑप्शन कट गया, बच गया कौन? 2 और 3। 2 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव, 4 भी पॉजिटिव है। तो अब आपको ध्यान देना है कौन ज़्यादा पॉजिटिव है। अब देखिए, अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया कार्य विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है, मतलब क्या परीक्षा हम इसलिए केवल लेते हैं कि हम जो पढ़ाए हैं उसको वह कैसे जो है रिप्रेजेंट कर रहा है परीक्षा में, या ऑप्शन नंबर 4 में कि विद्यार्थी का शैक्षिक विकास, ठीक है, अर्थात इसको कह सकते हैं इसका एजुकेशनल डेवलपमेंट सही दिशा में हो रहा है या नहीं। मतलब हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है, मतलब ये कह सकते हैं कि राइट डायरेक्शन में यह चल रहा है कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दिशा निर्धारण बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टेस्ट बेसिकली हम लोग इसलिए लेते हैं कि विद्यार्थी का शैक्षिक विकास, जो भी इसका एजुकेशनल डेवलपमेंट है, वो एक राइट डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं, इसके लिए हम लोग जो है टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 ज़्यादा मजबूत है ऑप्शन नंबर 2 की अपेक्षा में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, ऑप्शन नंबर 2 में आपको कहता है विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इंडिविजुअल प्रस्तुतिकरण की सिर्फ बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जब हम जाएंगे ना, तो शैक्षिक विकास का मतलब कि हाँ सारी चीज़ उसमें शामिल हो जाएगा, कि हाँ उसका लिखने का तरीका क्या है, उसको प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, जो जैसे हम पढ़ाए हैं उस डायरेक्शन में वो जा रहा है या नहीं जा रहा है, सही दिशा में वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब उसमें आ जाता है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग चले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक पर फोकस कर रहा है, केवल प्रस्तुतिकरण पर फोकस कर रहा है, लेकिन ये ऑप्शन हमको सभी दिशा पर फोकस कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, और आपका बात जो है बिल्कुल हमें समझ में नहीं आता, आप कह सकते हैं हमको, ठीक है, आप कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ में आता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ सर समझ में, वैसे हमको पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर 1 वे कम्युनिकेशन है, तो आप कमेंट में बताएंगे तभी तो हमको पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक छात्र विषय विशेष के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे, तो अरुचि का मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। मतलब एक छात्र है, ठीक है, अगर आप किसी सब्जेक्ट को उसको पढ़ा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अरुचिकर है, मतलब उसको मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, ठीक है, वो नॉट इंटरेस्टेड है ही नहीं, ठीक है, प्रदर्शन करने के लगे, तो शिक्षक को उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, आपका क्या उपाय होना चाहिए। क्या उसके गृह कार्य में आप कटौती कर देंगे, क्या प्रचार से मतलब हेडमास्टर साहब से आप जो है शिकायत कर देंगे, या वास्तविक कारण की खोज करेंगे, या नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करेंगे। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान देना है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 डायरेक्ट कट गया। यहाँ पर देखिए, क्या अगर कोई बच्चा सब्जेक्ट में रुचि नहीं ले रहा है तो क्या उसके होमवर्क में हम कटौती कर देंगे क्या? ये तो बिल्कुल गलत बात है। प्रधानाचार्य से शिकायत, क्या बच्चा अगर इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि वो कैसे इंटरेस्टेड बने, कैसे हम उसको उसमें इंटरेस्ट लाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उसके लिए क्या प्रधानाचार्य से शिकायत करने जाएंगे? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल कट गया, बच गया 3 और 4। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि वास्तविक कारण की खोज, मतलब हम लोग रियल रीजन की खोज करेंगे कि रियल में आखिर प्रॉब्लम क्या है कि इसको नहीं समझ में आ रहा है, या नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करें। नवीन शिक्षण कार्य करने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप जिस मेथड से अभी पढ़ा रहे थे, शायद उस मेथड से उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो नया मेथड का प्रयोग करें। नवीन का मतलब होता है नया, न्यू, तो न्यू मेथड का आप प्रयोग करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला ऑप्शन आपको किस स्थिति में लागू होता है, जब आपके क्लास में 40 विद्यार्थी है और आप पढ़ा रहे उस 40 विद्यार्थी को, उसमें से 35 विद्यार्थी को चीज़ें समझ में नहीं आ रही जो आप पढ़ा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप यह कह सकते थे कि हाँ हमारा जो शिक्षण प्रणाली है, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है
वो कहीं ना कहीं गलत है, इसीलिए तो 40 में से 35 स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है। अर्थात ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 35 स्टूडेंट मंदबुद्धि हो गया हो और 5 ही स्टूडेंट हमारा सही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है आपका टीचिंग वे गलत हो, आपको पढ़ाने का तरीका गलत हो, है ना। तो उस स्थिति में जब कहता ना कि अधिकांशतः छात्र अरुचिकर हो जाते हैं किसी टीचर के क्लास में, तो आपको क्या करना चाहिए, तो उस स्थिति में आपको नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करना चाहिए। मतलब नया मेथड से आपको पढ़ाना चाहिए, पुराने मेथड को छोड़ना चाहिए। जिस विधि से आप पढ़ा रहे हैं उस विधि से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में वो बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ कर रहा है कि एक छात्र की बात हो रही है, एक छात्र जो है अरुचि हो रहा है। तो एक छात्र जब जो है उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे के कारण को जानेंगे, उसके वास्तविक कारण को जानेंगे, उसके रियल रीजन को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि बेटा प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, एक टीचर का यह परम कर्तव्य होता है कि जब बच्चे अगर अरुचिकर हो या मायूस हो या किसी तरह का तनाव में हो, टेंशन में हो, तो उसके पीछे के कारण को जानिए, उसके पीछे के रीजन को जानिए। रीजन जानेंगे तभी आपको पता चल जाए कि हाँ आखिर कारण क्या है, किसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। और एक सच्चे जो शिक्षक, आदर्श जो शिक्षक होते हैं, उनका यह कर्तव्य होता है और आपको ये करना भी चाहिए। हो सकता है उसके पीछे कुछ कारण हो सकता है उसके घर पर मम्मी का तबीयत खराब हो जिसके कारण वो उदास है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो नहीं उत्तर दे पा रहा है, तो क्या आप उसका पिटाई कर देंगे, क्या आप उसको पनिशमेंट दे देंगे, क्या आप उसको दंड देंगे। तो कोई टीचर होते हैं जो बिना पूछे उसको दंड देना चालू कर देते हैं। उसके पीछे के कारण को जान सकते हैं ना कि बेटा दिक्कत क्या है, क्यों मायूस हो। ठीक है, तो एक टीचर का कर्तव्य ये है, तो इसीलिए पहले रियल रीजन को जानने का हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अब शिक्षण विधि, ठीक है, आपको जो है टीचिंग रूल क्यों पता होना चाहिए, टीचिंग रूल क्यों आपको पता होना चाहिए, क्यों, इसके लिए जो है इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली होता है, मतलब आपका जो है टीचिंग वे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। या ऑप्शन नंबर 2, इससे शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न हो जाता है, मतलब क्या आप शिक्षण विधि को जानते रहेंगे तो जल्दी संपन्न कर लेंगे। या ऑप्शन नंबर 3, इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है। या ऑप्शन नंबर 4, इससे शिक्षक को आत्मविश्वास पैदा होता है। ठीक है, मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, देखिए अब आपको देखिए ये सब चीज़ें तो है आपको जल्दी संपन्न हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। शिक्षण विधि का कभी भी यह उद्देश्य नहीं रहता कि हाँ शिक्षण विधि टीचर को इसलिए सिखाया जाता है। आप बीएड में बहुत सारा शिक्षण विधि आपको सिखाया गया कि हाँ आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है, आगमन विधि में हम लोग क्या करते हैं, निगमन विधि में हम लोग क्या करते हैं, परियोजना विधि में हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट मेथड में क्या करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण में क्या करते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको सिखाएगा। क्या वो टीचिंग वे आपको क्यों सिखाया जाता है, क्या इसलिए कि हाँ आप क्लास को जल्दी समाप्त कर ले, नहीं ऐसा नहीं। इस शिक्षण कार्य को आसानी से किया जा सके, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है कि आसानी से कहीं ना कहीं शिक्षण विधि को हम समझते हैं कार्य आसानी से हो जाता है और इसे आत्मविश्वास मिलता है, ये भी उतना सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सही है ना ये वाला, आपको जो है शिक्षण विधि का ज्ञान आपको इसलिए होना चाहिए जब आप शिक्षण विधि जानकर आप बच्चों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, तो वो जो नॉलेज होगा ना, वो जो शिक्षण होगा आपका, जो टीचिंग होगा ना, वो काफ़ी इफेक्टेड हो जाएगा और बच्चे आपसे बहुत प्रभावशाली हो जाएंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा रुचिकर हो जाएंगे कि बच्चे स्वयं पढ़ने के लिए अभिप्रेरित होने लगेंगे। ठीक है, अब यही कारण होता है कि एक ट्रेंड टीचर और एक नॉन ट्रेंड टीचर में यही अंतर होता है। जो नॉन ट्रेंड रहता है, जो ट्रेनिंग नहीं किया रहता, उसको पता ही नहीं रहता है कि हाँ शिक्षण विधि क्या है। अगर बच्चे नहीं जान रहे हैं, अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो उस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, अगर बच्चे त्रुटि कर रहे हैं तो उस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। त्रुटि तो सीखने की जननी होती है, अब बच्चा तो त्रुटि करेगा ही करेगा। ठीक है ना, तो अनट्रेंड जो टीचर होंगे वो समझेंगे कि त्रुटि किया मतलब ये बहुत बड़ा पाप कर दिया। बच्चों के अनुसार कभी कभी टीचर ये करने लगते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे टीचर हैं वह यह समझते हैं कि त्रुटि जो है वह सीखने की जननी है और सीखने की जननी है तो बच्चे त्रुटि करेंगे ही करेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, शिक्षणार्थ भ्रमण में आप बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको बोलता है एजुकेशनल टूर पर हम बच्चों को क्यों ले जाते हैं। मतलब मान लीजिए लाइक आप सरकारी स्कूल में जानते होंगे कि बच्चों को एजुकेशनल टूर पर ले जाया जाता है। जैसे आपको जो है बिहार में बहुत सारे स्थान हैं, जैसे गया ले जाना,
ठीक है। अन्य अन्य जगह बहुत सारे जो है बौद्ध स्थान पर यहाँ पर जो है बौद्ध स्तूप दिखाने के लिए, केसरिया बौद्ध स्तूप, अलग अलग तरह के, मतलब हम लोग बच्चों को एजुकेशनल टूर क्यों कराते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो कारण ये है कि बच्चे हर स्थान व वस्तु को ध्यान से देखें और उसके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें। बच्चे चुपचाप सब कुछ देखे, शिक्षक से कोई प्रश्न करे। अब देखिए ये आपको नकारात्मक आंसर हो गया, ठीक है। हम आपको बताएं कि नकारात्मक आंसर को पढ़ते ही आपको उसको काट देना है, ठीक है। ऐसे में ऑप्शन छंटने की प्रवृत्ति आपको बढ़नी चाहिए। बच्चे यदि कुछ पूछना चाहे तो अपने प्रश्न अपनी नोटबुक में लिख ले। बच्चों आनंद में घूमे, शिक्षक को भी आनंद में घूमने दे। अब ये तो बात बिल्कुल गलत हो गया। अब देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4, क्या बच्चों को हम एजुकेशनल टूर पर इसलिए ले जाते हैं कि बच्चे आनंद में घूमे और शिक्षक को भी घूमने दे, है ना? ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अब इस तरह के एजुकेशनल टूर का हम लोग यूज इसलिए करते हैं, 2 और 4 तो अब ऑप्शन कट गया ना, तो बचा कौन? 1 और 3। 1 नंबर ऑप्शन कहता है कि बच्चे हर स्थान व वस्तु को ध्यान से देखें और उसके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें। बहुत पॉजिटिव बात यह कर रहा है कि हम बच्चों को एजुकेशनल टूर पर इसलिए ले जाते हैं कि बच्चा हर उस स्थान को देखे ध्यान से और उसके बारे में प्रश्न पूछे। जैसे मान लीजिए कि आप केसरिया में बौद्ध स्तूप के पास आए, मान लीजिए कि आप गया में गए, राजगीर में घूमने गए, तो वहाँ पर गए घूमने, तो बच्चे पूछेंगे कि हाँ इसके पीछे कारण क्या है, कौन सा राजा बनवाया था, या जो भी हो, वॉटेवर, मतलब कि वो बच्चे जो है शिक्षक से प्रश्न करेंगे और उसका जवाब आपको देना होगा। तो ये बहुत बड़ा लाभ मिलेगा बच्चों को एजुकेशनल टूर का, है ना? अब ऑप्शन नंबर 3 को भी हम लोग देते हैं, बच्चे यदि कुछ पूछना चाहे तो अपने प्रश्न आसानी से नोटबुक में लिख ले। अब आप खुद सोचिए कि नोटबुक में लिखना अच्छी बात है या बच्चे जो है शिक्षक से उस समय प्रश्न कर लेते हैं उस चीज़ को देखने के बाद में, वो अच्छी बात है। तो दोनों में ज़्यादा पॉजिटिव कौन है? तो ज़्यादा पॉजिटिव हमारा, ऑब्वियसली आप पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षित है, ये बात समझ रहे हैं कि सर ज़्यादा पॉजिटिव तो यही लग रहा है। इसका मतलब हम लोग किसके साथ में जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 के साथ में जाएंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को डील करना है ना। क्वेश्चन को डील करने का एक तरीका होता है, एक वे होता है, और उस वे में जब आप क्वेश्चन को डील करेंगे तो निश्चित रूप से आपको चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा हम आपको वीडियो में नहीं कराएंगे, लेकिन क्वेश्चन के अवधारणा को समझाएंगे और उसी अवधारणा को समझिएगा ताकि आप दूसरे क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ सकें और दूसरे क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत या समस्या किसी तरह का ना हो, ठीक है। इसलिए जो है ये जो मेन जो है आपको जो है ना, बहुत लोग कह रहे थे कि सर कुछ प्रैक्टिस करा दीजिए क्वेश्चन का, तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस हज़ारों हज़ार क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। बस आप कंसेप्ट को समझते चलिए, कंसेप्ट समझ लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से अब जो है ये वीडियो हम रहने देते हैं आप लोगों के लिए। फिर मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो, तो आप जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि उनको भी ये चीज़ें का लाभ मिल सके। बाकी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वो आपके हाथ में है, आपके पसंद के ऊपर है। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।